हम्म तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जो जीवन के सबसे बुनियादी रहस्यों को खोलता है। जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स। हाँ, और ये विषय रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का एक बहुत ही जादुई संगम है। मैं तो कहूंगा कि अगर किसी को जीवन की कार्यप्रणाली समझनी है तो यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल। और जो लोग मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं जैसे नीट या फिर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये अध्याय 9 मतलब जो 11वीं कक्षा का है, वो एक मजबूत नींव की तरह है। सही कहा। आज हम बिल्कुल एक विशेषज्ञ शिक्षक की तरह, या यूं कहें कि एकदम स्टेप बाय स्टेप हर एक कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेसिक सवाल आ रहा है। मैं अक्सर सोचती थी कि अगर हम एक जीवित प्राणी की तुलना पृथ्वी की निर्जीव पपड़ी या भूपर्पटी से करें, तो क्या क्या दोनों एक ही प्रकार के तत्वों से बने हैं? ये सवाल बहुत लाजमी है, और अगर हम रासायनिक विश्लेषण करें तो जवाब सच में हैरान करने वाला मिलता है। जवाब है हाँ। अच्छा, मतलब एक जीवित इंसान या पौधा और एक पत्थर दोनों एक ही चीजों से बने हैं। बिल्कुल। अगर किसी पौधे के ऊतक या जानवर के यकृत का परीक्षण किया जाए और दूसरी तरफ पृथ्वी की पपड़ी के एक टुकड़े का परीक्षण हो, तो दोनों जगह मिलने वाले तत्वों की सूची एकदम एक जैसी होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब दोनों में है। तो फिर सजीव और निर्जीव के बीच का वो वो रासायनिक अंतर क्या है? कुछ तो अलग होना ही चाहिए ना? हाँ, अंतर सामग्री में नहीं बल्कि उनके अनुपात में है। जब हम सूक्ष्म परीक्षण करते हैं तो पता चलता है कि किसी भी जीवित प्रणाली में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा पृथ्वी की पपड़ी की तुलना में बहुत अधिक होती है। समझ गए। सजीवों में कार्बनिक यौगिकों की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन वैज्ञानिक शरीर के अंदर मौजूद इन रसायनों का मतलब इन यौगिकों का पता आखिर लगाते कैसे हैं? इसके लिए वैज्ञानिक एक बहुत ही दिलचस्प एसिड टेस्ट करते हैं। इसे समझने के लिए एक साधारण रासायनिक प्रयोग की कल्पना करते हैं। इसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो इसका करते क्या है? मान लीजिए किसी जीवित ऊतक जैसे यकृत का एक टुकड़ा लिया गया। उसे खरल और मूसल में इस अम्ल के साथ डालकर अच्छी तरह पीसा जाता है। पीसने से कोशिकाएं टूट जाती होंगी? बिल्कुल। कोशिका की दीवारें और झिल्लियां टूट जाती हैं और एक गाढ़ा लेप, जिसे हम स्लरी कहते हैं, वो तैयार हो जाता है। तो उस लेप में घुले हुए रसायन और बिना घुले ठोस हिस्से दोनों होंगे। फिर उन्हें अलग कैसे करते हैं? बस उसे एक महीन सूती कपड़े या फिल्टर पेपर से छान लिया जाता है। छानने के बाद हमें दो बहुत ही स्पष्ट हिस्से मिलते हैं। एक जो छनकर नीचे आ गया और एक जो ऊपर रह गया है ना? एकदम सही। जो हिस्सा अम्ल में घुल जाता है और छनकर नीचे आ जाता है, उसे अम्ल विलय भाग या फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो नहीं घुलता और ऊपर रह जाता है, उसे अम्ल अविलय भाग या रिटेंटेट कहते हैं। तो इसी विलय भाग में सारे छोटे कार्बनिक यौगिक मिलते होंगे। लेकिन जो अकार्बनिक तत्व हैं, जैसे कैल्शियम या मैग्नीशियम, उनका पता कैसे चलता है? अकार्बनिक तत्वों का पता लगाने का तरीका थोड़ा अलग है। इसके लिए ऊतक की राख का विश्लेषण किया जाता है। राख मतलब ऊतक को जला दिया जाता है? हाँ, सबसे पहले ऊतक को भट्टी में सुखाते हैं ताकि सारा पानी वाष्पित हो जाए। जो बचता है उसे शुष्क भार कहते हैं। फिर उसे पूरी तरह जला दिया जाता है। तो जलने से सारे कार्बनिक यौगिक तो कार्बन डाइऑक्साइड और भाप बनकर उड़ जाते होंगे। बिल्कुल। और पीछे जो राख बचती है उसमें कोई कार्बनिक रसायन नहीं होता। जब उस राख का विश्लेषण होता है तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे अकार्बनिक तत्व साफ दिखाई देते हैं। ये तो बहुत ही स्पष्ट तरीका है। अच्छा, अब जब हम इन अणुओं की बात कर रहे हैं, तो परीक्षाओं में अक्सर सूक्ष्म अणु और वृहत अणु के बारे में पूछा जाता है। इनमें वजन के हिसाब से क्या अंतर है? इनका वर्गीकरण सीधे तौर पर इनके अणुभार पर निर्भर है, जिसे डाल्टन में मापा जाता है। सूक्ष्म अणु वे हैं जिनका अणुभार 18 से 800 डाल्टन के बीच होता है। और ये इतने छोटे होते हैं कि छानते समय आसानी से अम्ल विलेय भाग में चले जाते हैं, राइट? हाँ, और दूसरी तरफ है वृहद अणु या मैक्रोमोलिक्यूल्स। इनका अणुभार 10,000 डाल्टन या उससे भी अधिक होता है। ये भारी होते हैं, इसलिए छन नहीं पाते और अम्ल अविलेय भाग में ऊपर ही रह जाते हैं। जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और पॉलीसैकेराइड। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अपवाद है जो नीट जैसी परीक्षाओं का फेवरेट सवाल है। बिल्कुल, मैं समझ गया आप किसकी बात कर रही हैं, लिपिड की। हाँ,
लिपिड का अणुभार तो 800 डाल्टन से कम होता है, तो नियम के हिसाब से उसे तो सूक्ष्म अणुओं के साथ नीचे छन जाना चाहिए, पर वो भारी वृहद अणुओं के साथ ऊपर क्यों मिलता है? ये एक शानदार कंसेप्चुअल सवाल है। तकनीकी रूप से देखें तो लिपिड कोई वृहद अणु नहीं है क्योंकि उनका वजन कम है। लेकिन लिपिड अकेले नहीं मिलते, वे कोशिका झिल्ली का मुख्य हिस्सा होते हैं। मतलब जब हम ऊतक को खरेल में पीसते हैं तो वो झिल्ली टूटकर बिखर जाती है। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि लिपिड पानी या अम्ल में घुलनशील नहीं होते। टूटने के बाद ये झिल्लियां आपस में जुड़कर छोटी छोटी गोल पुटिकाएं, जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं, वो बना लेती हैं। ओ, तो ये पुटिकाएं ठोस कणों की तरह बन जाती हैं और कपड़े से छन नहीं पाती। बिल्कुल, और इसीलिए वे भारी अणुओं के साथ अम्ल अविलय भाग में फंसी रह जाती हैं। बहुत ही लॉजिकल है। अगर हम पूरी कोशिका को देखें तो इन सब रसायनों में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? सजीवों में सबसे ज्यादा जल पाया जाता है। कोशिका के कुल भार का लगभग 70 से 90% केवल पानी होता है। और उसके बाद? उसके बाद प्रोटीन आते हैं जो 10 से 15% होते हैं, और फिर न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का नंबर आता है। पानी और प्रोटीन तो समझ में आ गए, लेकिन किताबों में एक भारी सा शब्द मिलता है, उपापचय या मेटाबोलाइट्स। इन्हें प्राथमिक और द्वितीयक उपापचय में बांटा जाता है। ये क्या होते हैं? उपापचयज वे सभी रासायनिक यौगिक हैं जो जीवों के भीतर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में बनते हैं या इस्तेमाल होते हैं। प्राथमिक उपापचयज वे हैं जिनकी जीव की सामान्य कार्य की प्रक्रियाओं में एक ज्ञात और स्पष्ट भूमिका होती है। जैसे अमीनो अम्ल या शर्करा, जो सीधे तौर पर वृद्धि और विकास के लिए जरूरी हैं। हाँ, और ये पृथ्वी के लगभग सभी जीवों में पाए जाते हैं। लेकिन जो द्वितीयक उपापचयज हैं, वे हर जीव में नहीं मिलते। तो ये कहाँ मिलते हैं? ये विशेष रूप से पौधों, कवक और सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं, जैसे एल्कलॉइड, रबर, वाष्पीय तेल, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स, मसाले और इत्र। पर अगर ये द्वितीयक उपापचयज पौधों की वृद्धि के लिए सीधे तौर पर जरूरी नहीं है, तो पौधे इतनी ऊर्जा खर्च करके इन्हें बनाते ही क्यों हैं? इसका जवाब पारिस्थितिकी या इकोलॉजी में छिपा है। ये उनके जीवित रहने की रणनीतिक हथियार हैं। जैसे पौधे कीड़ों को दूर रखने के लिए जहरीले एल्कलॉइड बनाते हैं या परागण के लिए सुगंधित तेल बनाते हैं। और इंसानों के लिए तो ये खजाना है। हमारी दवाइयाँ, रबर, मसाले सब इन्हीं की देन है। चलिए, अब जीवन के निर्माण खंडों पर चलते हैं। प्रोटीन की कहानी क्या है? प्रोटीन असल में अमीनो अम्लों के बहुलक या पॉलीमर हैं। इसे एक मोतियों की माला की तरह सोच सकते हैं। अमीनो अम्ल मोतियों की तरह हैं, जो पेप्टाइड बंधों के धागे से पिरोए जाते हैं। लेकिन ये समबहुलक नहीं होते ना? मतलब एक ही तरह के मोतियों से नहीं बनते। बिल्कुल सही, ये विषम बहुलक या हेट्रोपॉलीमर होते हैं। प्रकृति में 20 अलग-अलग प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जो मिलकर ये प्रोटीन बनाते हैं। और इनमें से कुछ अनिवार्य होते हैं और कुछ अनअनिवार्य। जो शरीर खुद बना लेता है वे अनअनिवार्य हैं, और जो भोजन से लेने पड़ते हैं वे अनिवार्य हैं। एकदम सही परिभाषा है। अब परीक्षा के नजरिए से कुछ प्रोटीन्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे प्राणी जगत में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन। वो तो कोलेजन है ना? जो हमारी त्वचा और हड्डियों में होता है। हाँ, और अगर संपूर्ण जैवमंडल की बात करें तो सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन रुबिस्को है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए ये बहुत जरूरी है। और एक और है GLUT4, जो ग्लूकोज को कोशिका के अंदर ले जाने का काम करता है। प्रोटीन के बाद अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, जिन्हें पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। पॉलीसैकेराइड शर्करा की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, जैसे सेल्यूलोज, जिससे सूती कपड़े और कागज बनते हैं, या फिर स्टार्च, जिसे मंड भी कहते हैं, जो पौधों में ऊर्जा का भंडार है। स्टार्च और सेल्यूलोज से मुझे आयोडीन परीक्षण याद आ रहा है। ये बहुत ही रोचक प्रयोग है। हाँ, आयोडीन परीक्षण से इनकी संरचना का बड़ा अंतर सामने आता है। स्टार्च की श्रृंखला एक सीधी रेखा में नहीं होती, बल्कि कुंडलित होती है, घुमावदार स्प्रिंग की तरह। बिल्कुल। और जब इस पर आयोडीन डाला जाता है तो आयोडीन के अणु इस कुंडलित संरचना के घुमावों में फंस जाते हैं, जिससे नीला रंग आता है। जबकि सेल्यूलोज की श्रृंखला सीधी होती है, तो वो आयोडीन को फंसा नहीं पाता और नीला रंग नहीं देता। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा प्राणियों में ऊर्जा का भंडार ग्लाइकोजन होता है। हाँ, और इनुलिन फ्रुक्टोज का बहुलक है।
एक और है काइटिन, जो कीड़ों का बाह्य कंकाल बनाता है। ये सब पॉलीसैकेराइड के रूप हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए की। इसे थोड़ा सरल भाषा में कैसे समझें? एक न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं। एक विषम चक्रीय यौगिक जैसे एडेनिन या ग्वानिन, एक मोनोसैकेराइड शर्करा और एक फॉस्फोरिक अम्ल। और अगर शर्करा डीऑक्सीराइबोज है तो डीएनए बनेगा और राइबोज है तो आरएनए। अब वापस प्रोटीन की संरचना पर आते हैं। प्रोटीन सिर्फ एक सीधा धागा तो नहीं होते, उनका कोई 3D आकार भी होता है। बिल्कुल। प्रोटीन की संरचना के 4 स्तर होते हैं। पहला प्राथमिक स्तर, जो सिर्फ अमीनो अम्लों का सीधा क्रम है, N सिरे से C सिरे तक। और दूसरा स्तर द्वितीयक संरचना होगी, जहां वो धागा मुड़कर कुंडलित हो जाता है, अल्फा हेलिक्स की तरह। हाँ। फिर आता है तृतीयक स्तर। ये एक ऊन के खोखले गोले की तरह 3D संरचना होती है। यह संरचना एंजाइम की जैविक क्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि इसी खोखले गोले के मुड़ने से कुछ खाली जगहें या थैलियां बन जाती हैं, जिन्हें सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट्स कहते हैं। राइट। एकदम सही। और अंत में चतुष्क संरचना होती है, जहां एक से अधिक श्रृंखलाएं जुड़ती हैं। जैसे मनुष्य के हीमोग्लोबिन में 4 उपखंड होते हैं। तो ये जो सक्रिय स्थल है, यहीं पे सारा जादू होता है। अब एंजाइम पर आते हैं, जो जीवन के जादुई उत्प्रेरक हैं। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं ना? हाँ, लगभग सभी। कुछ अपवाद हैं, जैसे राइबोजाइम, जो असल में न्यूक्लिक अम्ल है। और जैसा हमने देखा, एंजाइम में वही सक्रिय स्थल या दरारें होती हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को मुमकिन बनाती हैं। और जिस रसायन पर एंजाइम काम करता है, उसे क्रियाधार या सबस्ट्रेट कहते हैं। वो इस सक्रिय स्थल में कैसे फिट होता है? इसे एक ताले और चाबी के उदाहरण से समझ सकते हैं। एंजाइम का सक्रिय स्थल ताला है और क्रियाधार उसकी चाबी। वे एकदम सटीक फिट होके एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र बनाते हैं। और फिर वो क्रियाधार टूटकर या बदलकर उत्पाद बन जाता है। लेकिन एंजाइम किसी प्रक्रिया को इतना तेज कैसे कर देते हैं? इसका रहस्य सक्रियण ऊर्जा को कम करने में है। मान लीजिए प्रक्रिया को शुरू होने के लिए अणुओं को एक ऊर्जा के पहाड़ को पार करना है। एंजाइम उस पहाड़ की ऊंचाई को बहुत कम कर देते हैं। तो जब बाधा छोटी हो गई तो प्रक्रिया अपने आप तेज हो जाएगी। इसकी रफ्तार का एक बहुत मशहूर उदाहरण है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इसकी रफ्तार अकल्पनीय है। बिना एंजाइम के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मिलने से 1 घंटे में केवल 200 अणु बनते हैं। और एंजाइम के साथ? एंजाइम के साथ 1 सेकंड में 6 लाख अणु बनते हैं। गति 10 लाख गुना बढ़ जाती है। बाप रे! लेकिन क्या तापमान और पीएच का इन पर कोई असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। अत्यंत उच्च तापमान पर एंजाइम मस्ट या डीनेचर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी 3D संरचना खुल जाती है। सिवाय उन जीवों के जो उबलते गर्म झरनों में रहते हैं, उनके एंजाइम तो उच्च तापमान सह लेते हैं। और क्रियाधार की सांद्रता का क्या प्रभाव है? सांद्रता बढ़ने पर गति बढ़ती है, लेकिन एक सीमा के बाद, जिसे Vmax कहते हैं, वहां जाकर गति स्थिर हो जाती है। इसी में एक कंसेप्ट है प्रतिस्पर्धात्मक संदमन का। ये ऐसा लगता है जैसे कोई एंजाइम को धोखा दे रहा हो। हाँ, इसे जैविक धोखेबाजी कह सकते हैं। जब कोई रसायन दिखने में असली क्रियाधार जैसा होता है, तो वो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है। और क्योंकि जगह भर गई, असली क्रियाधार जुड़ नहीं पाता और प्रतिक्रिया रुक जाती है। बिल्कुल, जैसे सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज का मैलोनेट द्वारा रुकना। मेडिकल साइंस में इसी तकनीक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों को रोकने में किया जाता है। बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अच्छा, एंजाइम अकेले काम कर लेते हैं या इन्हें किसी मदद की जरूरत होती है? कई एंजाइम अकेले काम नहीं कर सकते। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपोएंजाइम कहते हैं, और इसे काम शुरू करने के लिए सहकारक या कोफैक्टर की जरूरत होती है। और ये सहकारक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला, प्रोस्थेटिक समूह जो मजबूती से जुड़े होते हैं, जैसे हीम। दूसरा, सह एंजाइम जो अस्थायी रूप से जुड़ते हैं, जैसे NAD, जिनमें विटामिन नियासिन होता है। और तीसरा, धातु आयन, जैसे कार्बोक्सी पेप्टिडेज में जिंक। तो बिना इनके एंजाइम काम नहीं करेंगे। इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जीवन असल में इन्हीं अणुओं के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं का एक बहुत ही सटीक और तेज नेटवर्क है। बिल्कुल, और ये सब कुछ एंजाइमों के सक्रिय स्थल की उस 3D संरचना पर निर्भर करता है। चर्चा के अंत में मैं एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी।
चूंकि हमने देखा कि सक्रिय स्थल की संरचना कितनी शक्तिशाली है, तो क्या भविष्य में वैज्ञानिक इन सक्रिय स्थलों की हूबहू नकल करके कृत्रिम एंजाइम बना सकते हैं? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक संभावना है। ऐसे सिंथेटिक एंजाइम्स जो शायद प्लास्टिक जैसी चीजों को पल भर में पचा जाएं। या फिर शरीर के अंदर जाकर लाइलाज बीमारियों को उनके रासायनिक स्तर पर ही हमेशा के लिए ठीक कर दें। ये विज्ञान की एक ऐसी दिशा है जिस पर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। खैर, आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं।